हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्राचीन भारत कवर करने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है और हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं। फ्री ऑनलाइन क्लासेस देखने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस जरूर कर दें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। थैंक यू। इस एक ही वीडियो में हम पूरा प्राचीन भारत कवर कर देंगे। एग्जाम पास में है, आप पूरा डिटेल में नहीं पढ़ सकते हैं और वन लाइनर में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल है, इतिहास का पिता कहा जाता है किसे? याद रखिएगा, हेरोडोटस को कहा जाता है। देखिए इसका फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री है, आपसे कोई चार्जेस नहीं लिया जाएगा। अगला सवाल है, पहिए का आविष्कार कब हुआ था? याद रखिएगा, नवपाषाण काल में इसका आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार कब हुआ है? पूरा पाषाण काल में हुआ है। पशुपालन का आरंभ कब से हुआ है? मध्य पाषाण काल में हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भीमबेटका प्रसिद्ध है किस लिए? गुफा शैली चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। भीमबेटका है कहां पर? मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में है भीमबेटका। विश्व का सबसे प्राचीन प्रथम अभिलेख कौन सा है? याद रखिएगा, बोगास कोई अभिलेख जो एशिया माइनर में है। मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था किस धातु का? तांबा धातु का प्रयोग किया था। ये सवाल एग्जाम में बन चुका है। सबसे पहले पालतू बनाया गया था किसे? कुत्ते को बनाया गया था। सिंधु सभ्यता का काल कब से रहा है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए ईसा पूर्व और ईसवी में दोनों में डिफरेंस है। ईसा पूर्व में क्या होता है, इसमें उल्टा चलता है। जैसे सन 2020 के बाद सन 2019 आएगा, फिर सन 2018 आएगा, फिर सन 2017 आएगा। ऐसे चलते चलते ये बिल्कुल शून्य तक हो जाएगा और शून्य के बाद जो शुरू हुआ है वह हुआ है ईसवी। ठीक है, 1 ईसवी 2 ईसवी, इस तरह से चलते चलते अभी हम सन 2022 में हैं। ठीक है, उसके बाद सन 2023 आएगा। मतलब ईसा पूर्व में नेगेटिव में चलता है और ईसवी में हम पॉजिटिव 1 करके जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए सिंधु घाटी सभ्यता थी कैसी? आदि ऐतिहासिक थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी क्यों प्रसिद्ध थी? नगर नियोजन हेतु। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए काफी सारे सवाल पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखिएगा। देखिए सिंधु सभ्यता की लिपि थी कैसी थी? भाव चित्रात्मक थी, याद रखिए। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? इन लोगों का जो व्यवसाय था वह था मेन कृषि करना। सिंधु वासियों का जो मुख्य फसल थी वह थी जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल कौन सा था? देखिए आपको यहाँ पर चारों दिशाएं याद रखनी होंगी। जो चारों दिशाएं हैं ना इनकी, सिंधु सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली थी? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरा, याद रखेगा। देखिए पूरब में यह उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी, पश्चिम में यह बलूचिस्तान तक फैली हुई थी और उत्तरी में यह जम्मू कश्मीर तक फैली थी और दक्षिण में यह महाराष्ट्र में फैली हुई थी। ठीक है, ये चारों चीजें आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और सवाल पहले भी बन चुके हैं। ठीक है, इनका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं। देखिए अगला है, सिंधु सभ्यता थी कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का विस्तार कैसा था? त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह है वह कौन सा है? लोथल। और ये सवाल एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। सिंधु सभ्यता का जो वृहद स्थल है वह है मोहनजोदड़ो। भारत में हड़प्पा का जो वृहद स्थल मिला है वह राखीगढ़ी में मिला है। ठीक है, याद रखिएगा राखीगढ़ी। देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंधु सभ्यता का जो वृहद स्थल है वह है मोहनजोदड़ो और भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, जिसकी खोज 1922 में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। ये दोनों सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर है? यह अभी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो स्मारक है वह है वृहद स्नानागार। सिंधुवासी पूजा करते थे किसकी? पशुपति नाथ जी की। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी थी? चार्ल्स मैनसन ने दी थी। बताया था इन्होंने कि रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है। कब? सन 1826 में। यहाँ पर कभी ये हुआ करते थे। हड़प्पा की खोज किसने की है? दयाराम साहनी ने की है 1921 ईस्वी में। देखिए किसने किस चीज़ की खोज की है, ये सवाल तो हर बार एग्जाम में बनते ही बनते हैं, याद रखिएगा। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन थी। हड़प्पाई समाज था कैसा? मात्र सत्तात्मक था।
स्वास्तिक चिन्ह देन किसकी है? देखिए जो स्वास्तिक चिन्ह जो आप पूजा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है वहाँ पर, तो जो स्वास्तिक चिन्ह है ये देन किसकी है? हड़प्पा सभ्यता की है। R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से, याद रखिएगा। अगला सवाल है, हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, मतलब किस धातु के बारे में नहीं जानते थे? तो यह लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। मिट्टी के बर्तन पर जो इनको रंग मिला है खोजकर्ताओं को, वो कौन सा रंग मिला है? लाल रंग का, मतलब ये लाल रंग के बर्तन यूज़ किया करते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराहो कहलाते थे। चावल के जो साक्ष्य मिले हैं वह लोथल व रंगपुर से मिले हैं। जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। यह सवाल एग्जाम में आ चुका है। मोसोपोटामिया, आधुनिक नाम है इसका इराक। इसका अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच की भूमि। वैदिक सभ्यता का जो काल रहा है कौन से सन से रहा है? याद रखिएगा 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आर्यों की जानकारी मिली है ऋग्वेद से। महत्वपूर्ण सवाल है। वैदिक काल में किस जानवर को अघन या इसका अर्थ न मारे जाने योग्य, मतलब इसको मारना सही नहीं है, किस जानवर के बारे में ऐसा कहा गया है वैदिक काल में? तो गाय को। त्रिवैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? अमाजु कहा जाता था। आर्य भारत में आए थे कब? 1500 ईसा पूर्व से पहले भारत में आ गए थे। आर्य सबसे पहले कहाँ जाकर बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में। आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वह था मध्य एशिया। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन व कृषि। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत। और पेय पदार्थ थी सोमरस पिया करते थे। आर्यों का जो प्रिय पशु है वह घोड़ा था और देवता थे इंद्र। ठीक है, सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आर्यों का जो प्रिय देवता है वह कौन थे? इंद्रदेव थे। आर्यों का समाज था पृथ्वी प्रधान। वेदों व वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या 6 है, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन वेद जो है वह है ऋग्वेद, जिसके सूतक है 1028। अगला सवाल है, ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। ऋग्वेद रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि कौन है? होत। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी किसके बारे में सबसे ज्यादा ऋग्वेद में लिखा गया है? किस नदी के बारे में? तो सिंधु नदी के बारे में लिखा गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन से? सरस्वती। याद रहे सबसे ज्यादा बार किसके बारे में लिखा गया है? सिंधु नदी के बारे में, लेकिन इनकी नजर में जो पवित्र नदी है वह कौन सी है? सरस्वती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ऋग्वेद में गंगा यमुना का उल्लेख, ठीक है, देखिए गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन से हैं? इंद्र, जिन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में से लिया गया है। गायत्री मंत्र के रचना कौन है? विश्वामित्र हैं। ठीक है, देखिए पढ़ने में अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो आप PDF से आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी वीडियो कवर करवा रहे हैं। चलिए अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र समर्पित है किन्हें? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। 8वें मंडल की रचनाएं कहलाती हैं। खिल, सोम देवता को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां। देखिए सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर उठा के देखें। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वह उत्तर वैदिक काल में हुई थी। उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता है वह है प्रजापति। गद एवं पद्य वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। यज्ञ संबंधी विधि विधान यजुर्वेद में देखने के लिए मिलती हैं। देखिए जितने भी वेद हैं, अर्थवेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, इनके बारे में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। कई बार एग्जाम में सवाल पूछे जा चुके हैं। तंत्र मंत्र संगृत वेद जो है वह है अर्थवेद। याद रखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधान कहाँ से मिलते हैं? यजुर्वेद से मिलते हैं। गद पद वाला वेद कौन सा है? यजुर्वेद है। लेकिन तंत्र मंत्र के बारे में कहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा? अर्थवेद में देखने के लिए मिलेगा। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? सामवेद है, याद रखिएगा। ऐत्रेय ब्राह्मण संबंधित है ऋग्वेद से। पंचविश ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से। गोपनाथ ब्राह्मण संबंधित है अर्थवेद से। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। ये सारे पॉइंट अति महत्वपूर्ण हैं। देखिए ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए, तो इनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखिए वैसे मैं सारी चीज़ें डिटेल में समझा चुकी हूँ। एक प्लेलिस्ट बनी हुई है प्राचीन भारत की, बहुत पहले 2 साल पहले ही वो वीडियो में डाल चुकी हूँ। वहाँ पर मैंने डिटेल से समझाया है और सारे टॉपिक्स के हमने सारे MCQs भी कवर किए हैं। अगला है पुराणों, कुल 18 संख्या इसका अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? याद रखिएगा अल बरूनी है। पुराणों के संकलनकर्ता कौन है? लोमहर्ष एवं उग्रस्वा।
सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मौर्य वंश की जानकारी कौन से पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण से मिलती है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से मिलती है। गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से मिलती है। अगला है उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का। दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है, याद रखिएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? महत्वपूर्ण है, पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। देखिए, योग के ऊपर सवाल एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है। अगला है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्म कांड से। अगला है उपनिषदों की संख्या 108 है, प्रामाणिक 13 के मिले हैं। देखिए, सत्यमेव जयते लिया गया है, याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है तमसोमा ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है, कहाँ से? याद रखिएगा, बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में इसके ऊपर भी सवाल पूछा जा चुका है। अगला है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? मनुस्मृति है। प्राचीन हिंदू विधि मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। रामायण के रचयिता कौन है? यह सवाल भी एग्जाम में बन चुका है, महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामचरितमानस के कौन है? तुलसीदास। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और तीनों कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम में बहुत सारी शिफ्ट होती है तो ये सारे सवाल डाल दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है महाभारत का फारसी अनुवाद रज़्मनामा नाम से किया गया था। किसके द्वारा? बंदा यूनी ने 16वीं सदी में किया था। देखिए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। महाभारत का भी इन्होंने ही किया और रामायण का फारसी अनुवाद भी इन्होंने ही किया। क्या नाम है इनका? बंदा यूनी। बुद्ध जन्मे थे लुम्नी में, कब? 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, देखिए, जैसे मैंने बताया था ना आपको, ईसा पूर्व में उल्टा चलता है। देखिए, 563 में जन्मे थे और मृत्यु कब हुई? 483। अगला सवाल है बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। बुद्ध के पिता का नाम है शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के थे। बुद्ध की माता जी महामाया देवी, जो कौल्य वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? सिद्धार्थ और तथागत। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध का जो प्रिय घोड़ा है उसका नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। देखिए, प्रिय घोड़ा और सारथी दोनों के ऊपर सवाल एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना है, इसे क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, क्या कहलाया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। अगला है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे। बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं श्रावस्ती में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे याद रखिएगा। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ है बौद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो प्रथम महिला है वह है गौतमी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने की थी। अगला है प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अजातशत्रु के शासनकाल में कहां पर? राजगृह में। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये चारों आपको याद रखने हैं। चौथा देखिएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी में कनिष्क के समय कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। देखिए चारों आप याद रखिएगा, पहली वाली राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में बौद्ध संगति हुई थी। इनके ऊपर काफी बार सवाल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल है प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन है? सबा कामी। तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अगला सवाल कवर करते हैं। अगला सवाल है
बुद्ध के पुनर्जन्म पर आधारित कथा कौन सी है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ जातक को कहते हैं। ठीक है, बौद्धों का जो पवित्र ग्रंथ है वो जातक है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है वह चैत्य मंडप। एशिया का ज्योतिपुंज कहा गया है बुद्ध को, है ना, ये महत्वपूर्ण है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? बुद्ध को कहा गया है। अगला है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार थे, कौन थे? याद रखिएगा, ऋषभदेव, इनका अन्य नाम है आदिनाथ। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है महावीर। जैन धर्म के 22वें तीर्थकार कौन थे? इनके ऊपर सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी, इनका नाम है अरिष्ट नेमि। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे कौन? पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी समेध पर्वत पर। अगला सवाल है, पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं कौन कौन सी है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। जैन धर्म के अंतिम 24वें तीर्थकार कौन है? महावीर। अगला है महावीर, इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में सन 599 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई थी? पावापुरी में 468 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला है, महावीर के बचपन का नाम क्या है? वृद्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय राजघराने में। महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ, जो जातक कुल के थे। महावीर के माताजी का नाम है त्रिशला, जो लिच्छवी गणराज्य से थी। महावीर की पुत्री का नाम है अनोजा और प्रियदर्शनी। अगला देखिएगा, अगला सवाल है, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? कैवल्य है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द कौन सा है? कैवल्य। महावीर ने प्रथम उपदेश दिया था राजगृह में। अगला है, इनके प्रथम शिष्य कौन थे? प्रथम अनुयायी कौन था इनके? जामाली, जो इनके दामाद ही थे, है ना, यही इनके प्रथम शिष्य रहे हैं। अगला है, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। दोनों समय थे, दोनों अपने अपने उपदेश दे रहे थे। ठीक है, मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में दोनों ने अपने उपदेश दिए हैं, महावीर और बुद्ध ने। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इनके यह 3 त्रिरत्न हैं। अगला है, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं? एक है श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक है स्थूलभृत, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भृद्धभायु। जैन तीर्थकार की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में देखने के लिए मिलता है। कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? भृद्धभायु ने की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। प्रथम जैन सभा जो 300 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। अगला है, दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में हुई थी, वल्भी में देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। आजीवक पंथ का प्रवर्तक कौन है? मखली गोशाल है। भागवत वैष्णव धर्म के प्रवर्तक हैं कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई थी संस्कृत में, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में। हिजरी संवत की शुरुआत हुई है 622 ईस्वी में। अगला है, मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए खलीफा। इस्लाम धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वह है कुरान। ईसाई धर्म के संस्थापक है ईसा मसीह। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? बाइबल है। अगला है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 4 ईसा पूर्व में हुआ था, बैथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था 33 ईस्वी में रोमन गवर्नर द्वारा। इनका नाम है पोंटियस। पारसी धर्म के संस्थापक है पैगंबर जरथुस्ट्र। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? याद रखिएगा, जैन अवेस्ता। अगला है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। देखिए, अवंती ये प्राचीन नाम है उज्जैन का। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। कौशल प्राचीन नाम किसका है? श्रावस्ती का। मल की राजधानी क्या थी? कुशीनारा। अगला है, वत्स प्राचीन नाम है कौशाम्बी का। सुरसेन की राजधानी थी मथुरा। वज्य किसका प्राचीन नाम है? वैशाली का।
गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। महत्वपूर्ण है, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। अगला है मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है और वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को कहा जाता है। मगध की जो प्रथम राजधानी है वह थी ग्रीव्रज। याद रखिए, ग्रीव्रज जो राजगृह है। हर एक वंश का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है। बिंबिसार की हत्या अजात शत्रु ने की थी। अजात शत्रु। कुणिक की हत्या उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा सोन के संगम पर। याद रखिएगा। हर एक वंश का अंतिम राजा था नगदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग। देखिए, इनके जो संस्थापक है और जो अंतिम राजा है वही एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। याद रखिएगा। नंद वंश का संस्थापक है महापद्मनंद। नंद वंश का जो अंतिम शासक है वह है धनानंद। अष्टाध्यायी प्रसिद्ध कृति किसकी है? पाणिनि की। अगला है भारत पर प्रथम आक्रमण किया था ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण किया था डैरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक कौन था? सिकंदर। 326 ईसा पूर्व में इसने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर। पिता फिलिप इनका नाम है और इनका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। धनानंद समकालीन था किसका? सिकंदर का। अगला है सिकंदर की मृत्यु हुई थी 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति रहा है। सिकंदर का घोड़ा क्या नाम था इसका? बुका फैला। इसके गुरु थे अरस्तु। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध है वो क्या कहलाता है? हाइडेस्पीस या झेलम विस्ता का युद्ध कहलाता है। ठीक है, हाइडेस्पीस का जो युद्ध है यह सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। हाइडेस्पीस का जो युद्ध हुआ है ये किस किस के बीच में हुआ था? तो सिकंदर एवं पोरस के बीच में हुआ था। अगला है मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा जो थी वह थी पर्ण। मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला है चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली भृद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति चाणक्य। अगला है चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है राजनीति से। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। मुद्रा राजच नाटक के रचयिता कौन है? विशाखदत्त है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध जो यूनानी था वह कौन था? मैगस्थनीज था और इसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। मैगस्थनीज था। कौन था यह? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर कौन है? सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस को पराजित किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में। ये कहाँ है? कर्नाटक में है। और कैसे हुई थी इनकी मृत्यु? उपवास करने की वजह से हो गई थी। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को किसने बनाया था? चामुंड राय ने बनाया था 983 ईस्वी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार बना था। अगला है अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था कौन? बिंदुसार। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के समय में। बिंदुसार अनुयायी था आजीवक संप्रदाय का। बिंदुसार का जो पुत्र उत्तराधिकार वह कौन था? अशोक था। याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार। और बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी बना था वह था अशोक। अगला है अशोक मगध की गद्दी पर बैठा था कब? 269 ईसा पूर्व में बैठा था। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया अशोक ने। अगला है शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने? अशोक ने। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? प्राकृत।
खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है बाएं से दाएं। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इसे ब्राह्मी लिपि को आप ऐसा याद कीजिएगा, यहाँ भी ब लिखा हुआ है और यहाँ पर भी ब लिखा है, ठीक है। तो यह जो ब्राह्मी लिपि है यह बाएं से दाएं लिखी जाएगी, ठीक है। बाकी आप खरोष्टी लिपि इसका अपोजिट याद रखिएगा, दाएं से बाएं, ठीक है। सवाल एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए बता रहे हैं। चलिए अगला है, अशोक के शिलालेख संख्या 14 की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? टी फेंथेलर ने 1750 ईस्वी में की थी। अशोक का सबसे लंबा जो स्तंभ लेख है वह है 7वां। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसिप ने सन 1837 ईस्वी में। अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख है वह है रुमिनदेई। अगला सवाल कवर करते हैं। हमारा अगला सवाल है, अशोक का नाम अशोक है मोक्सी आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेख में लिखा गया है। अगला है, अभिलेखों में अशोक को कहा गया है देवनाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है भारबू शिलालेख में जो राजस्थान में मिला है। अगला है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है 13वें शिलालेख में। सांची का स्तूप, इसका निर्माण अशोक ने करवाया था मध्य प्रदेश में। भरयुद्ध स्तूप अशोक कालीन में मध्य प्रदेश में बनाया गया है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईसा पूर्व में। अगला है, मौर्य वंश का जो अंतिम शासक रहा था वह था वृद्धरथ। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। शुंग शासकों की राजधानी क्या रही थी? विदिशा, है ना, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। जो इनकी राजधानी होती है ना, यहाँ से भी सवाल बनते हैं। यहाँ से वैसे 3 सवाल ही मेन बनते हैं, इसका जो संस्थापक है और जो इनका अंतिम राजा है और इनकी राजधानी, यही मेन सवाल यहाँ से आते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था 2 बार। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? देवभूति। कर्ण वंश का संस्थापक है वासुदेव। कर्ण वंश का अंतिम शासक रहा है सुशर्मा। सातवाहन आंध्र वंश का संस्थापक कौन रहा है? सिमुख। सातवाहन वंश, इसकी राजधानी प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है। तो सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन रहा था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है, शीशा का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहनों ने चलवाया था। ये सवाल भी एग्जाम में आ चुका है। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। अगला है, सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत थी। और लिपि कौन सी थी? ब्राह्मणी। हाथी गुफा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था किसने? कलिंग नरेश खारवेल ने करवाया था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी कौन कौन थे? हिंदी यूनानी रहे हैं शक, पहलव और कुषाण, ये सब आक्रमण करने वाले विदेशी रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल कवर करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे किसने? हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने किए थे सोने के सिक्कों का प्रचलन। भारत आने वाला प्रथम यवन कौन था? डेमेट्रियस था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन रहा है? मिनांडर। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल। मिनांडर को हराया किसने था? पुष्यमित्र ने हराया था। अगला है, मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आ चुका है एग्जाम में। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने की थी? याद रखिएगा, नागसेन ने की थी। यूनानियों के बाद भारत कौन आए थे? शक आए थे। अगला है, शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्वार किसने करवाया था? रुद्रदामन ने करवाया था। संस्कृत में जारी पहला अभिलेख जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है, रुद्रदामन द्वारा जारी करवाया गया था। अगला है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन थे? कुजुल कटफिसेस थे। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन रहा है? कनिष्क। कनिष्क काफी ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कनिष्क की पहली राजधानी क्या थी? पुरुषपुर रही है। कनिष्क कुषाणों की दूसरी राजधानी थी मथुरा। पहली कौन सी थी? पुरुषपुर और दूसरी थी मथुरा। अगला सवाल देखिएगा, कनिष्क के दरबारी कौन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, जिसने चरक संहिता लिखी है। आयुर्वेद के जनक किसे माना जाता है? चरक को माना जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को। महत्वपूर्ण सवाल है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद के प्रवर्तक थे कौन थे? नागार्जुन। सिल्क मार्ग को आरंभ करवाया था कनिष्क ने। सक्शवंत चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है सक्शवंत पर, है ना। ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूर इसे याद रखिएगा, सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 58 ईसा पूर्व में। बुद्ध की मूर्ति का निर्माण कुषाण काल में करवाया गया था। गांधार शैली फली फूली थी कुषाण काल में।
अगला है शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलवाए थे? कुषाणों ने चलवाए थे। अगला है शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए किसने? कुषाणों ने चलवाए थे। प्राचीनतम सिक्के कहलाए आहत सिक्के। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। महत्वपूर्ण सवाल याद रखिएगा। अगला, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? चंद्रगुप्त प्रथम को कहते हैं। गुप्त स्वंत चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन बना था? समुद्रगुप्त। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए कौन है? समुद्रगुप्त का फोटो चित्र बना हुआ है उसके ऊपर, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए। भारत का नेपोलियन कहलाया कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला, प्रयोग प्रस्ती लेख रचना हरिसेन ने की है। प्रयोग प्रस्ती लेख से जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के संबंध में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसकी रचना किसने की है? हरिसेन ने। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये ना प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये क्या है? ये अपने दादाओं के ऊपर इनका नाम रख देते थे। ठीक है, जैसे दादा का नाम है चंद्रगुप्त तो उनके पोते का नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, और उनका भी जो पोता आएगा फिर उसका नाम हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, तृतीय, इस तरह से नाम रखते थे। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय। इनका रियल नेम है विक्रमादित्य। इन्होंने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैन को। प्रथम इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला है मेघदूत कुमार संभव रचना किसकी है? कालिदास की। गीत गोविंद की रचना किसने की है? इसके रचयिता कौन है? जयदेव। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ये सारे सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी किसने की थी? गुप्त काल में जारी की गई थी। चांदी का सिक्का को सर्वप्रथम चलाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चलाया था। शकों पर जब इन्होंने विजय हासिल कर ली थी तो चांदी के सिक्के चलाए थे, और ये पहली बार चलाए गए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। अगला है महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया था किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन है? कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने, जो गौरी का सेनापति था। इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। हुणों को पराजित किया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन रहा है? विष्णुगुप्त। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। गुप्त काल में भूमि राजस्व दर उपज क्या रही है? 1/6। इन्हें इतना देना पड़ता था। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त कालीन में हुआ था। गुप्त काल रजत मुद्राएं कहलाती थी रूपक। गुप्त काल में जो रजत मुद्राएं हैं उन्हें क्या कहते थे? रूपक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं कहलाती थी दिनार। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? पुष्यभूति। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? प्रभाकर वर्धन को। अगला सवाल है हर्षवर्धन। इनका अन्य नाम है शीलादित्य। इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कन्नौज में। भूमि देने की सामंती प्रथा का प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हैंसांग भारत कब आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक यह भारत में रहा था। हैंसांग द्वारा लिखित पुस्तक है CU की। यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हैंसांग को कहा जाता था। रात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और शाक्य मुनि किसे कहा जाता था? हैंसांग को कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वाणभट्ट। देखिए, जो दरबारी कवि होते हैं या फिर दरबार में कौन फेमस व्यक्ति रहा है, इनके ऊपर भी सवाल एग्जाम में आते हैं। हर्षचरित एवं कादंबरी के रचयिता कौन है? वाणभट्ट। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन आयोजित कराता रहता था प्रयाग में। हर्षवर्धन के काल में भू राजस्व दर कितना था? 1/6। मतलब जितना भी उपज निकला है उसका 1/6 देना पड़ता था। अगला है पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। संगम युग का महान शासक कौन रहा है? करिकाल रहा है। अगला है प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मदुरई में। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम अलवे में। चोल राज्य का
प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। अगला है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंतवर्मन चौडगंग ने। जो नागर शैली में बना हुआ है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। अगला है कोणार्क के सूर्य मंदिर ब्लैक पैगोडा का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी में। पांड्य वंश की राजधानी क्या रही है? मदुरई रही है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांची जो तमिलनाडु में है यह रही थी। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों जिसे सप्त पैगोडा कहा जाता है, इसका निर्माण किसने करवाया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। कांची के कैलाश मंदिर तथा महाबलीपुरम के तट मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। अगला है पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? अपराजित रहा। अगला है वातापी के चालुक्य का संस्थापक कौन था? जयसिंह था। वातापी बादामी के चालुक्य, इनकी राजधानी वातापी थी। इसका महान शासक कौन था? पुलकेशिन तृतीय था, है ना। बादामी के चालुक्य का महान शासक कौन था? पुलकेशिन तृतीय। अगला है पुलकेशिन तृतीय से संबंधित जानकारी मिलती है कहाँ पर? रविकृति के ऐहोल अभिलेख से मिलती है जो कर्नाटक में है। पुलकेशिन तृतीय को किसने हराया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। अगला है वेगी के चालुक्य का संस्थापक कौन है? विष्णुवर्धन है। होयसल वंश का संस्थापक है विष्णुवर्धन। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र। अगला है द्वार समुद्र का अन्य नाम क्या था? हैलेबिट जो कर्नाटक में है। होयसल वंश जिसका अंतिम शासक कौन रहा है? बलाल तृतीय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक रहा है दंतीदुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मान्यखेड़। एलोरा व एलिफेंटा का निर्माण किसने करवाया है? राष्ट्रकूटों ने। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अजंता एवं एलोरा गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। एलोरा के कैलाश मंदिर जो द्रविड़ शैली में बने हैं, इसका निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? कृष्ण तृतीय। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तेलप द्वितीय ने की थी, जिसकी राजधानी मानेखेड़ थी। मिताक्षरा की रचना किसने की है? विज्ञानेश्वर ने की है। अगला सवाल, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय है। विजयालय की राजधानी है तंजौर तंजावुर। चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? याद रखिएगा, राजराज प्रथम, है ना। तंजौर के बृहदेश्वर राजेश्वर के शिव मंदिर को बनवाया था किसने? राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला है नटराज की कांस्य मूर्ति है चौल काल की। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चौल वंश के शासन में। अगला है गंगे कोट चोल कहा जाता है किसे? राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। पाल वंश का संस्थापक है गोपाल। पाल वंश का प्रतापी शासक रहा है धर्मपाल। धर्मपाल महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। पाल वंश के ये प्रतापी शासक रहे हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लेकर 810 ईस्वी तक की थी, जो भागलपुर में है। पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? मदन पाल। हिंदी में अपना अभिलेख उत्कीर्ण करने वाला प्रथम राजवंश कौन था? सेन वंश। सेन वंश का अंतिम शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। अगला, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के दरबार के विद्वान कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने। हर्ष का दरबारी कवि कौन था? कल्हण था। अगला, कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कल्हण रचित राजतरंगिनी से। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। अगला पॉइंट है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? तोमर अनंगपाल ने की थी। 1194 ईस्वी के चंदावार के युद्ध में जयचंद को मार डाला था किसने? मोहम्मद गौरी ने मार डाला था। अगला, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान का राज्यकवि कौन था? चंदवरदाई। अगला, पृथ्वीराज रासो रचना है किसकी? चंदवरदाई की यह रचना है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। इसमें पृथ्वीराज के बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नोक। खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था चंदेलो धंग ने। चंदेलों ने, याद रखिए, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेलों ने। अगला है चंदेल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? यशोवर्मन था।
चंदेल वंश का आखिरी शासक कौन था? परमल। सोलंकी वंश का संस्थापक कौन रहा है? मूलराज प्रथम। अगला, सोलंकी वंश के प्रमुख शासक कौन थे? भीम प्रथम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था भीम प्रथम के शासनकाल में। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने। देखिए ये महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को किसने बनवाया था? भीम प्रथम के सामंत विमल शाह ने बनवाया था। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन है? भीम द्वितीय। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ में विजय स्तंभ को बनवाया था राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित कब किया था? खातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में। आज की वीडियो में इतना ही। कंप्लीट प्राचीन भारत हमने कवर कर लिया है। अगला जो होगा वह आधुनिक भारत के ऊपर वीडियो बनाई जाएगी और वहाँ पर भी हम इसी तरह से एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे और पूरा टॉपिक कवर कर लेंगे। देखिए इस तरह के टॉपिक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इस तरह के वीडियोज़ से हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं वही हम यहाँ पर कवर करवाते हैं। ये वही सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर सवाल कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर दिखेगा। इसका PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है और आपको लगा है कि ये हेल्पफुल है वीडियो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे भी ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू।